हेलो नमस्कार दोस्तों। भाई आज फिर मैं आप लोगों के साथ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में नेक्स्ट पार्ट के बारे में बात करने वाला हूं। यानी कि प्रीवियस क्लासेस में प्रीवियस दो लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को सेक्शन 1 से लेकर 5 तक और 5 से लेकर 18 तक के सेक्शंस कवर करा दिए थे। फिर से बोलूंगा, अगर जाकर आप लोगों ने उस पार्ट को नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर उस पार्ट को देख लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को आसान भाषा में मैंने सेक्शन 1 से लेकर 18 तक के सेक्शंस कवर कराए। आज की क्लास में मैं आप लोगों के साथ सेक्शन 19 से सेक्शंस स्टार्ट करने वाला हूं, जहां हम लोग बात करने वाले हैं वेस्टेड इंटरेस्ट की। वेस्टेड इंटरेस्ट आप लोगों से क्या कहता है सेक्शन 19 के बारे में इन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सेक्शन 19 आप लोगों से क्या कहता है। तो सेक्शन 19 आप लोगों से वेस्टेड इंटरेस्ट के बारे में बात करता है। यानी कि दो तरीके के इंटरेस्ट होते हैं, एक होता है वेस्टेड इंटरेस्ट और एक होता है कंटिंजेंट इंटरेस्ट। क्या कहा जाता है भाई, वेस्टेड इंटरेस्ट में किसी पर्सन के पास प्रॉपर्टी तुरंत ट्रांसफर हो जाती है। यानी कि ये पर्सन है, इस पर्सन से प्रॉपर्टी जो है वो इमीडिएट बेसिस पर अगर ट्रांसफर हो रही है ट्रांसफर से ट्रांसफरी के पास, तो इस केसेस में यह इसे हम वेस्टेड इंटरेस्ट कहते हैं। तो आइए देख लेते हैं एक बार वेस्टेड इंटरेस्ट को ये डिफाइन कैसे कर रहे हैं। तो वेस्टेड इंटरेस्ट को ये कहते हैं, यहाँ कोई पर्सन ट्रांसफर कर रहा है प्रॉपर्टी, जिसके अंदर वो टाइम को स्पेसिफाई नहीं करता कि किस टाइम पर प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर होगी। तो ऐसे केसेस में माना जाएगा कि प्रॉपर्टी जो है वो इफेक्ट ले रही है यहाँ फोर्थ विधि, यानी कि तुरंत के तुरंत जो है इफेक्ट ले रही है। और अगर ये किसी हैपनिंग ऑफ इवेंट पे है, तो जैसे ही इवेंट होता है वैसे ही मान लिया जाएगा कि यह प्रॉपर्टी जो है दूसरे पर्सन को ट्रांसफर हो गई। भाई सेक्शन 5 में हम लोगों ने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की डेफिनेशन पढ़ी, तो उसमें बताया गया कि कोई पर्सन दूसरे को कन्वे कर रहा है प्रॉपर्टी। तो ये चीज यहां हम लोगों ने सेक्शन 5 में पढ़ी थी। अगर मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं सेक्शन 19 की, तो सेक्शन 19 आप लोगों से कहता है वेस्टेड इंटरेस्ट के बारे में। यानी कि प्रॉपर्टी में जो इंटरेस्ट है वो किस दिन से माना जाए कि दूसरे के पास ट्रांसफर हो रहा है। तो इस केस में कहते हैं, अगर कोई टाइम उस डीड के अंदर मेंशन नहीं कर रखा है तो ये माना जाएगा कि इंटरेस्ट तुरंत ट्रांसफर हो रहा है। और अगर वो ट्रांसफर किसी हैपनिंग ऑफ इवेंट के बेसिस पर था, तो इसके केसेस में अगर वो इवेंट मस्ट नेचर का है, यानी कि वो इवेंट अगर होगा ही होगा, तो ऐसे केसेस में भी माना जाएगा कि यहां वेस्टेड इंटरेस्ट ट्रांसफर किया जा रहा है। तो दो कंडीशन आप लोगों को बताई जा रही है जिसके अंदर माना जा रहा है कि वेस्टेड इंटरेस्ट हो रहा है, यानी कि प्रॉपर्टी जो है वो तुरंत ट्रांसफर हो रही है। अब उसके बाद आप लोगों से इसमें कहते हैं, वेस्टेड इंटरेस्ट जो है वो डिफीट नहीं होगा सिर्फ डेथ ऑफ ट्रांसफरी के बेसिस पर। यानी कि ट्रांसफर ट्रांसफरी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना चाहता था, मगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो नहीं पाएगी ऐसा लगता है हमें, क्योंकि ट्रांसफरी की डेथ हुई। तो कहते हैं नहीं, अगर वेस्टेड इंटरेस्ट है तो इस केस में ये माना जाएगा कि ये प्रॉपर्टी लीगल हियर्स ऑफ ट्रांसफरी के पास चली जाएगी। मगर अब क्योंकि वेस्टेड इंटरेस्ट क्रिएट किया गया है, इसलिए प्रॉपर्टी तो ट्रांसफर हो ही गई है। अब प्रॉपर्टी को नहीं रोका जा सकता, इसके बारे में आप लोगों को सेक्शन 19 कहता है। अब उसके बाद सेक्शन 19 का एक्सप्लेनेशन आप लोगों को इसके आगे की बातें बताता है कि यहाँ कब और माना जाए कि इंटरेस्ट जो है वेस्ट नहीं हुआ है या वेस्ट हो गया है। तो दोनों सिचुएशन के बारे में आप लोगों से बात करी जाती है। यहाँ कहते हैं सेक्शन 19 के अंदर एक्सप्लेनेशन में, इंटरेस्ट जो है वो वेस्टेड नहीं माना जाएगा किस बेसिस पर, अगर एंजॉयमेंट जो है वो पोस्टपोन किया गया है। ठीक है भाई, ऐसा कह रहे हैं कि अगर एंजॉयमेंट पोस्टपोन किया गया तो इसके बेसिस पर ये नहीं माना जाएगा कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई। जैसे कि यहाँ ट्रांसफरर ने प्रॉपर्टी ट्रांसफरी की, ट्रांसफर कर दी ट्रांसफरी को, मगर ये कहा कि यार इसका ना पोजेशन तुम 2 साल बाद ले पाओगे, यानी कि 2 साल के बाद ये एंजॉयमेंट कर पाएगा। तो क्या इस केसेस में प्रॉपर्टी ट्रांसफरी को मिल गई? तो कहते हैं हाँ जी बिल्कुल मिल गई। यहाँ फिजिकल ट्रांसफर की बात नहीं होती, यहाँ होती है राइट प्रॉपर्टी के जो है वेस्ट हो गए या नहीं हो गए। तो एंजॉयमेंट पोस्टपोन किया जा रहा है, तो ऐसे केसेस में यहाँ ये नहीं माना जाएगा कि प्रॉपर्टी वेस्ट नहीं हो रही। इसी तरीके से अगर प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट किया जा रहा है तो उस बेसिस पर नहीं माना जाएगा। और अगर इनकम को यहाँ प्रॉपर्टी के रेस्ट्रेन किया जा रहा है या रोका जा रहा है, तो उस केस में भी ये माना जाएगा कि प्रॉपर्टी वेस्ट हो गई है। तो वेस्टेड इंटरेस्ट कहते हैं प्रॉपर्टी तुरंत ट्रांसफर होती है, या फिर अगर ट्रांसफर इस कंडीशन पे दिया गया कि वो हैपनिंग ऑफ द इवेंट के बेसिस पर है, तब भी मान लिया जाएगा कि प्रॉपर्टी वेस्ट हो गई है। आइए भाई, उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सेक्शन 20 के बारे में। भाई हम लोगों ने बात करी थी किसके बाद, भाई हम लोगों ने बात करी थी सेक्शन 13 में। सेक्शन 13 में ट्रांसफर किया जा रहा था अनबॉर्न को। तो इस केस में कहते हैं यहाँ
जैसे ही वो अनबॉर्न बर्थ लेता है, वैसे ही प्रॉपर्टी जो है वो उसे ट्रांसफर कर दी जाती है, यानी कि उसे वेस्ट हो जाती है, यानी कि सारे राइट उसके पास आ जाते हैं प्रॉपर्टी में। ये बात आप लोगों को बता रहे हैं। भाई फिर से देखिएगा, लिखा हुआ है वेयर ऑन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन इंटरेस्ट देन क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्सन नॉट देयर इन लिविंग एक्वायर्स अपॉन हिज बर्थ। यानी कि जैसे ही चाइल्ड बर्थ ले रहा है, वैसे ही प्रॉपर्टी उसके पास आ जा रही है। अभी वो फिजिकल पोजेशन, फिजिकल होल्डिंग की बात नहीं कर रहे, जो प्रॉपर्टी में राइट होते हैं ना, वो सारे के सारे उसको मिल रहे हैं। ये बात आप लोगों से वेस्टेड इंटरेस्ट के बारे में सेक्शन 20 कहता है। तो एक तरीके से सेक्शन 20 भी एक्सप्लेनेटरी कंडीशन बता रहा है सेक्शन 19 की, जो वेस्टेड इंटरेस्ट के बारे में आपसे बात करता है। वहीं सेक्शन 21 आप लोगों को कंटिंजेंट इंटरेस्ट के बारे में बताता है, यानी कि जहां इंटरेस्ट हैपनिंग और नॉन हैपनिंग के ऊपर है, जो कि अनसर्टेन इवेंट है, यानी कि पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो भी सकता है और पॉसिबिलिटी है कि ऐसा नहीं भी हो सकता है। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन है, तो उसके केसेस में यहाँ अनस्पेसिफाइड अनसर्टेन स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट्स को लेकर, तो उस केस में यहाँ ये बोला जाएगा कि प्रॉपर्टी वेस्टेड नहीं बल्कि कंटिजेंट है। मगर जैसे ही वो अनस्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट हो जाएगा, वैसे ही मान लिया जाएगा कि प्रॉपर्टी वेस्ट हो जा रही है। भाई जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, कोई पर्सन ये कहता है कि मैं तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दूंगा जैसे ही मेरी बेटी इंग्लैंड से लौट कर आ जाएगी। तो अब ये लौट कर आना बेटी का, ये कंटिंजेंट इन नेचर है, हो सकता है आ जाए, हो सकता है ना आ जाए। तो ये अनसर्टेन इवेंट हो गया। अब इस केस में कहते हैं जैसे ही बेटी आ गई, तो अब तो प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी। तो इस केस में ये जो इंटरेस्ट है, वो वेस्टेड इंटरेस्ट माना जाएगा। ठीक है, अब ये वेस्टेड बन जाएगा। पहले कंटीजेंट था, जब तक ये इसके बेसिस पर था कि बेटी आएगी तो मैं ट्रांसफर करूंगा। तो इंग्लैंड से बेटी आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। अब यहां आप लोगों से इस पॉइंट पर इन्होंने कह दिया कंटिजेंट इंटरेस्ट के बारे में। तो कंटिजेंट इंटरेस्ट जो है वेस्टेड हो जाता है जैसे ही वो अनस्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट हो जाता है। तो सेक्शन 21 आप लोगों से इसी के बारे में बात करते हैं कि अगर कोई पर्सन प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहा है, जो कि अनस्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट है, अगर वो नहीं हुआ तो उस केस में वो कंटीजेंट है, अगर वो हो गया तो उस केस में वो वेस्टेड इंटरेस्ट हो जाता है। सेक्शन 21 ये आप लोगों से बात करता है। इसका एक एक्सेप्शन आप लोगों को मिलता है। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं सेक्शन 22 की। अगर कोई क्लास ऑफ पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को कंटिजेंट इंटरेस्ट के बारे में दे रखी है। मैं आप लोगों से बोलूंगा, अब इस पॉइंट पर हम लोग चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, यह है कंडीशनल ट्रांसफर सेक्शन 25। सेक्शन 25 आप लोगों से क्या कहता है, आइए समझते हैं। सेक्शन 25 में आप लोगों से कहा जाता है कंडीशनल ट्रांसफर, यानी कि कोई पर्सन दूसरे पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेगा, मगर जैसे ही वो कंडीशन पूरी होगी तब तब प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाएगी, ये बात कही जा रही है। तो कंडीशनल ट्रांसफर के लिए आप लोगों से क्या कहते हैं, यहां कोई पर्सन प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहा है और अगर कंडीशन फेल हो जाती है, तो उस केस में यहां ये तब ट्रांसफर नहीं होगा। मगर कोई पर्सन ऐसी कंडीशन लगाता है जो कि इम्पॉसिबल इन नेचर है, या फिर वो फॉरबिडन बाय लॉ है, तो जो सारे पॉइंट सेक्शन 23 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दे रखे हैं, सारे पॉइंट सेक्शन 23 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दे रखे हैं, उसके बेसिस पर ये कंडीशनल ट्रांसफर जो है वो वॉइड हो जाएगा। जैसे कि ए ने कहा बी से कि इस कंडीशन पर कि अगर वो 100 माइल चलता है 1 घंटे में, तो उसे जो है वो क्या कर देगा, फॉर्म हाउस ट्रांसफर कर देगा या फॉर्म ट्रांसफर कर देगा। तो ऐसी कंडीशन इम्पॉसिबल इन नेचर है। कंडीशनल ट्रांसफर होता है, वैसे कंडीशनल ट्रांसफर वैलिड है, मगर आप ऐसी कंडीशन लगा रहे हो जो कि हो ही नहीं सकती, तो यानी कि आपकी इच्छा ही नहीं है कि आप उसे ट्रांसफर करो, इसलिए ऐसी लीज जो है वो वाइड है। उसके बाद ये कहते हैं ए जो है बी से कहता है इस कंडीशन पर कि अगर वो सी से शादी करेगा उसकी डॉटर से, तो वो उसे यहां पैसे देगा 500 रुपए, मगर जिस दिन शादी होनी थी, ट्रांसफर से पहले उसकी डेथ हो बेटी की डेथ हो गई, तो इस केस में ट्रांसफर वॉइड हो जाएगा। तो कंडीशनल ट्रांसफर कब होता है इसके बारे में आप लोगों को बताएं। भाई कंडीशनल ट्रांसफर वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि सेक्शन 7 हम लोगों ने बात करी थी। सेक्शन 7 कहता है कि ट्रांसफर प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकता है एब्सोल्युटली या फिर कंडीशनल बेसिस पर। तो कंडीशनल बेसिस पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा सकती है, मगर कोई कंडीशन ऐसी लगा दी जो कि जिसका फुलफिलमेंट इम्पॉसिबल हो गया, फॉरबिडन बाय लॉ हो गया, डिफीट दी प्रोविजन ऑफ लॉ हो गया, फ्रॉडलेंट हो गया, इंजरी टू अदर पर्सन हो गया, तो ऐसे केसेस में यहां ये बोला जाएगा कि ये ट्रांसफर जो है अब वॉइड हो जाएगा।
जैसे कि इन्होंने कहा ए ने ट्रांसफर किया बी को कि वो सी का मर्डर करेगा, तो ये कंडीशन भी, ये ट्रांसफर भी वॉइड हो जाएगा क्योंकि ये डिफीट कर रहा है प्रोविजन ऑफ लॉ को। जैसे कि ए ने बी से कहा, ए ने ट्रांसफर करने हैं अपनी नीज सी को कि अगर वो अपने हस्बैंड को छोड़ देती है तो ये भी वॉइड हो जाएगा, ये इमोरल इन नेचर हो गया। तो इस तरीके से यहाँ ये कंडीशनल ट्रांसफर वैसे वैलिड होता है, मगर कुछ कंडीशन ऐसी हैं अगर वो इस पॉइंट पर फिट होती है, जहां हम बात करें डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ, इम्पॉसिबल टू परफॉर्म या इंजरी टू अदर पर्सन, तो ऐसे केसेस में वो कंडीशन जो है वो वॉइड हो जाती है। तो सेक्शन 25 बताता है। अब उसके बाद कहते हैं फुलफिलमेंट ऑफ द कंडीशन प्रेसिडेंट। कंडीशन प्रेसिडेंट का मतलब है आपको इंटरेस्ट तभी मिलेगा जब प्रॉपर्टी जो कंडीशन फुलफिल होगी। तो इस केस में कहते हैं भाई ए जो है वो बी को ट्रांसफर करेगा कि अगर उसने कंसेंट ले ली सी डी ई की, अगर इसमें ई की डेथ हो गई और इस केस में बी सी डी ने बाद में कंसेंट ली, तो उस केस में यहां माना जाएगा कि कंडीशन फुलफिल हो गई है। यानी कि ये आप लोगों से बात करते हैं सब्सटेंशियल फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन की, सब्सटेंशियल फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन, इसके बारे में बात करते हैं। वो आप लोगों ने मूवी देखी होगी ना, सलमान खान और करिश्मा कपूर की मूवी है दुल्हन हम ले जाएंगे, बिल्कुल सेम इलस्ट्रेशन पे। करिश्मा कपूर कहती है मैं तुमसे शादी तभी करूंगी जब मेरे तीनों मामा जो है शादी के लिए मान जाएंगे, तो सलमान खान जो है पूरी मूवी में उनके तीनों मामा को मनाता हुआ नजर आता है। तो इस पॉइंट पर इसी तरीके से इलस्ट्रेशन कहता है कि अगर सलमान खान जो है वो दो मामा को मना पाता है मगर तीसरे की डेथ हो जाती है, तो उस केस में ये मान लिया जाएगा कि सारे मामा मान गए। और पहले कह दिया उसने भाई शादी कर लो, बाद में तो सब मान ही जाते हैं, तो ये कहते हैं भाई ऐसी वाली कंडीशन माना जाएगा कि फुलफिलमेंट नहीं हुई। फिर बाद में सलमान खान बाद में करिश्मा कपूर से कहे देखा मान गए नहीं मान गए, मैंने तो पहले ही कहा था शादी कर लो पहले। तो ऐसे केस में सेक्शन 26 अप्लाई होता है और सेक्शन 26 कहता है अगर सब्सटेंशियल कंप्लाइमेंट कंप्लाइड कर दिया सेक्शन कंडीशन का, तो उस केस में मानी जाएगी कि कंडीशन कंप्लाई हो चुकी है। तो सेक्शन 26 आप लोगों से कंडीशन प्रेसिडेंट की फुलफिलमेंट की बात करता है। सेक्शन 25 बताता है कि कंडीशनल ट्रांसफर के बारे में, कंडीशनल प्रेसिडेंट अगर कंडीशन वॉइड हो जाएगी कब, उसके बारे में आप लोगों को सेक्शन 25 के पॉइंटर्स मैंने बताए। आइए अब हम बात करते हैं किसके बारे में, सेक्शन 27 के बारे में। भाई सेक्शन 27 आप लोगों से क्या कहता है, भाई सेक्शन 27 आप लोगों से कहता है कंडीशनल ट्रांसफर अगर ये कपल्ड है फिर दूसरे ट्रांसफर के बेसिस पर। भाई क्या कह रहे हैं ध्यान से देखिएगा, लिखा है यहां कोई पर्सन अल्टीरियर डिस्पोजिशन कर रहा है सेम इंटरेस्ट का, अल्टीरियर डिस्पोजिशन कर रहा है सेम इंटरेस्ट का जो कि दूसरे पर्सन के फेवर में बनाए गए प्रायर डिस्पोजिशन के बिना, तो उस केसेस में यहां ये माना जाएगा कि कंडीशन जो है फुलफिल हो गई। जैसे कि ए ने बी से बोला, ए ने कहा कि भाई पहले प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफर होगी जब बी की शादी हो जाएगी सी से, बी की शादी हो जाएगी सी से, तो प्रॉपर्टी जो है वो इसे ट्रांसफर हो जाएगी। उसके बाद यहां प्रॉपर्टी बी को चली जाएगी जब वो ई से शादी कर लेगा। तो इस केस में कहते हैं यहां ये वाला ट्रांसफर कब वैलिड होगा इसके बारे में आप लोगों को बताते हैं। तो आइए मैं आप लोगों को इलस्ट्रेशन के थ्रू इस बात को एक्सप्लेन करता हूं ये क्या कह रहा है। ये कहते हैं इस पॉइंट पर अल्टीरियर डिस्पोजिशन सेक्शन 27 में याद रखना, ये कहते हैं ए ट्रांसफर करना चाहता है बी को 500 रुपए, ए ट्रांसफर करना चाहता है बी को 500 रुपए ट्रांसफर करना चाहता है। इसके लिए यहां वो कहते हैं वो एग्जीक्यूट करेगा लीज विद इन 3 मंथ आफ्टर एज डेथ, यानी कि जिस दिन ए की डेथ हो जाएगी उस दिन वो डीड जो है वो ट्रांसफर करेगा। अब ये कहते हैं यहां बी जो है उसकी डेथ हो जाती है ए की लाइफ टाइम में, यानी कि कंडीशन क्या थी ए की डेथ होनी चाहिए, होता क्या है बी की डेथ हो जाती है। तो ये कहते हैं इस केस में यहां सी को क्या ट्रांसफर मिल जाएगा, तो इस पॉइंट के बारे में आप लोगों को अल्टीरियर डिस्पोजिशन बताया गया। सेक्शन 28 जो है वो इसके रेफरेंस में सेक्शन 27 का रिवर्स बोला जाता है, तो ये बात आप लोगों को सेक्शन 27 के रेफरेंस में बताते हैं। वैसे तो ये डिटेल पॉइंट है जिसके बारे में हम लोग अल्टीरियर डिस्पोजिशन पर बहुत सारी बातें प्लस क्लास में पढ़ते हैं। इनफैक्ट सेक्शन 27 अपने आप में इतना बड़ा है कि इस पर पूरी एक क्लास 2 घंटे की खत्म की जा सकती है, पर मैंने आप लोगों को ब्रीफ में सेक्शन 27 का पॉइंट बताने की कोशिश की कि अल्टीरियर डिस्पोजिशन के बारे में ये बात करता है। आइए दोस्तों अब उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं किसके बारे में, सेक्शन 31 के बारे में।
भाई सेक्शन 31 आप लोगों से फिर से कंडीशनल ट्रांसफर के बारे में बात करता है। भाई कंडीशनल ट्रांसफर क्या कहते हैं इस केस में? ये कहते हैं अगर कोई पर्सन अनसर्टेन इवेंट के बेसिस पर, हैपनिंग और नॉन हैपनिंग के बेसिस पर ट्रांसफर करता है, तो क्या ट्रांसफर वैलिड है? तो कहते हैं बिल्कुल वैलिड है, जैसे ही ट्रांसफर की कंडीशन हो जाती है। भाई क्या होता है भाई, आप लोगों को इसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से मैं आप लोगों को रिलेट करके बताता हूँ। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक तो होता है सिंपल नेचर का, एक होता है सिंपल नेचर का, एक होता है कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जब कोई कंडीशन इंपोज की जाती है तो उसके बारे में, ये कंटिजेंट इन नेचर है, मगर इस केस में जो कंडीशन होती है वो कोलेटरल इन नेचर होती है। वहीं अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, जहां एक्चुअल में रियल सेंस में कंडीशन लगाई जा रही है किसी चीज के फुलफिलमेंट और नॉन फुलफिलमेंट के बेसिस पर। तो जब कंडीशन फुलफिल हो गई तो ट्रांसफर वैलिड हो गया, अदरवाइज ट्रांसफर जो है उसकी कोई भी वैलिडिटी नहीं रह जाती। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, आप लोग अच्छे से समझ पाओगे। ए बी को ट्रांसफर करना चाहता है, ट्रांसफर करता है फार्म लाइफ के लिए। इस केस में कि अगर बी ने यहां उससे रिलेटेड लकड़ी काटी, तो उस केस में वो अपना लाइफ इंटरेस्ट खो देगा। यानी कि ए ने बी को यहां क्या ट्रांसफर करी? एक जो है अपना बाग, फॉर्म हाउस ट्रांसफर कर दिया, और इसमें जो है पेड़ है, ठीक है, इसमें पेड़ है, ये ट्रांसफर कर दिया बी को। और इसमें इसके ऊपर कंडीशन लगाई कि भैया डोंट कट ट्रीज, डोंट कट ट्रीज, आप पेड़ नहीं काटोगे। मगर क्या हुआ कि बी ने, ये जो ट्रांसफर हुआ था ना, ये भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, ये कहा लाइफ इंटरेस्ट है। लाइफ इंटरेस्ट का क्या मतलब है? जब तक यहां ए जिंदा है तब तक के लिए प्रॉपर्टी बी यूज कर सकता है, इसे हम लाइफ इंटरेस्ट कहते हैं। तो ऐसे केसेस में यहां आप लोगों को बोला जा रहा है कि बी बी अगर जैसे ही जो वुड है उसे काटता है, जैसे ही इस वुड को काटता है, वैसे ही क्या हो जाएगा? वैसे ही ये लाइफ इंटरेस्ट जो है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कंडीशन लगी हुई थी डोंट कट ट्रीज। तो इसके बारे में आप लोगों से कहते हैं, देखो लिखा हुआ है ए ट्रांसफर कर रहा है बी को फॉर लाइफ। इस केस में कि अगर बी जो है वो सर्टेन वुड कट डाउन करता है, तो उस केस में ट्रांसफर जो है वो खत्म हो जाएगा। तो इसके बारे में आप लोगों को सेक्शन 31 बताता है कि ट्रांसफर ऐसे केसेस में अगर उसने कंडीशन ये कर दी तो खत्म हो जाएगा। लिखा हुआ है भाई, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, कोई इंटरेस्ट क्रिएट किया जा रहा है जिसमें कंडीशन सुपर एडेड है, तो उस केसेस में डिपेंड करता है कंडीशन के फुलफिलमेंट पर, क्या ट्रांसफर वैलिड होगा या ट्रांसफर खत्म हो जाएगा। क्या ट्रांसफर वैलिड होगा या ट्रांसफर खत्म हो जाएगा, इसके बारे में सेक्शन 31 कहता है। अब ये कहते हैं अगर कंडीशन इनवैलिड है, ठीक है भाई, क्या कह रहे हैं? ये कहते हैं अगर इंटरेस्ट सीज कर देता है, cease to exist, it is necessary event is related to which could be legally constitute the condition। यानी कि कोई भी आप क्या करोगे, जब भी कंडीशन लगाओगे तो वो वैलिड होनी चाहिए लॉ के अकॉर्डिंग, ये बात कर रहे हैं। इसके रेफरेंस में हम लोग सेक्शन 12 पढ़ते हैं, वैसे मतलब ऐसे पढ़ाया जाता है भाई, सेक्शन 31 जनरल रूल है जिसके अंदर बताया गया है कि कंडीशनल ट्रांसफर वैलिड है, मगर सेक्शन 12 इंसॉल्वेंसी की अगर कंडीशन लगा दी तो वो वॉइड हो जाएगा। तो उसके बाद सेक्शन 33 पढ़ाया जाता है कि भाई सेक्शन 33 कहता है कि जो कंडीशन है वो लीगली वैलिड होनी चाहिए, तो ये सेक्शन 33 हो जाता है। एक बार फिर से बताता हूँ आप लोगों को, तो ये मैंने आप लोगों को बताया, सबसे पहले हम सेक्शन 31 पढ़ते। सेक्शन 31 आप लोगों से कहता है, ये जनरल रूल है कि किसी पर्सन को कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है तो वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है कंडीशन के साथ, ठीक है, ये जनरल रूल हो गया। अब इस पॉइंट पर इसका एक्सेप्शन मिलता है सेक्शन 12, जो आप लोगों से कहता है कि अगर किसी पर्सन ने इंसॉल्वेंसी के टाइम पर कंडीशन लगा दी कि कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं और इंसॉल्वेंट अगर हो गया तो प्रॉपर्टी रिवर्स हो जाएगी, तो कहते हैं ऐसी कंडीशन वैलिड नहीं होगी। तो यानी कि इस जनरल रूल का एक्सेप्शन हो गया कि ऐसा कंडीशनल ट्रांसफर वैलिड नहीं है। फिर सेक्शन 32 आप लोगों से कहता है जो कंडीशन लगाई जा रही है वो कंडीशन जो है वो लॉ के अकॉर्डिंग वैलिड होनी चाहिए, ये सेक्शन 32 कहता है। सेक्शन 33 इस पॉइंट पर कहता है अगर कोई भी टाइम स्पेसिफाई नहीं किया गया है इस कंडीशन को परफॉर्म करने के लिए, कोई भी टाइम स्पेसिफाई नहीं किया गया, तो इस केस में कंडीशन को ब्रोकन मान लिया जाएगा जब वो इम्पॉसिबल हो जाएगी परफॉर्म करना।
जब वो इम्पॉसिबल हो जाएगी परफॉर्म करना, तो उस केसेस में मान लिया जाएगा कि यहाँ ये जो कंडीशन है वो इम्पॉसिबल टू परफॉर्म हो चुकी है और अब यहाँ इस पॉइंट पर ये ट्रांसफर वैलिड नहीं रहेगा। उसके बाद ये कहते हैं अगर टाइम बता रखा है, अगर टाइम स्पेसिफाई कर रखा है, तो ऐसे केसेस में सेक्शन 34 आप लोगों से कहता है कि अगर वो टाइम पर फुलफिल नहीं हुई, तो उस केस में यहाँ ये माना जाएगा कि वो नॉन फुलफिलमेंट की कंडीशन में आ रही है। इसके साथ साथ अगर उस पर्सन ने इस कंडीशन को पूरा नहीं होने दिया फ्रॉड के बेसिस पर फ्रॉड के बेसिस पर तो भी माना जाएगा कि कंडीशन फुलफिल हो गई। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल वो पुरानी मूवी में दिखाते थे ना, कादर खान जो है गोविंदा से कहता था अगर तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो तो ये बना के लाओ, वो बना के लाओ। और कादर खान ही जो है उसे परेशान करता था ताकि उसका कोई भी बिजनेस जो है फ्लरिश ना हो पाए। तो ऐसे केसेस में अगर तुम ही कंडीशन फुलफिल नहीं करने दे रहे हो, टाइम स्पेसिफाई कर दिया, तो ऐसे केसेस में यहाँ अगर फ्रॉड के थ्रू प्रिवेंट करो तो माना जाएगा कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो ये बात आप लोगों को सेक्शन 34 कहता है। तो मैंने आप लोगों को इस पॉइंट पर अभी सेक्शन 19 से लेकर 34 तक पढ़ाए। अब नेक्स्ट पॉइंट में मैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों से सेक्शन 35 के बारे में बात करूंगा, क्योंकि सेक्शन 35 इलेक्शन से रिलेटेड बात करता है। एक अच्छा बड़ा सेक्शन है जिसे हमें अच्छे से समझना है। तो मैंने आप लोगों को आज की क्लास में सेक्शन 19 से लेकर 34 कवर किए हैं। अगर किसी का भी कोई भी डाउट है तो पूछ सकता है, अदरवाइज हम लोग क्लास को वाइंड अप करते हैं। उम्मीद करता हूँ भाई क्लास आप लोगों को पसंद आई हो, समझ आई हो। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू।